कुकू रानू चिड़िया का बेटा था। वो बहुत अच्छा था। वो हमेशा मुसीबत में दूसरे पक्षियों की मदद करता। दूसरी तरफ गोरी और कालू का बेटा जग्गू, जो हमेशा छोटे और कमजोर पक्षियों को तंग करता और उनका दाना छीनकर उनसे भाग जाता। कुकू बेटा, अगर किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करना। अपना काम छोड़कर किसी की मुसीबत में मदद करना दाना ढूंढने से बेहतर है। बेटे, हमें हमेशा हमारी जिंदगी ईमानदारी से जीनी चाहिए। ऐसा ना हो तुम रास्ते में दूसरों की मदद करते रहो। अपने काम से काम रखना है। अगर कोई मुश्किल में हो तो उसके पास ना जाना, ऐसे में तुम भी मुश्किल में फंस सकते हो। मम्मा मम्मा, मुझे 10 रुपए दे दो। आज मेरा बाहर की चीज खाने का बहुत मन है। फिर गोरी जग्गू को 10 रुपए दे देती है। जग्गू पैसे लेकर घर से निकलता है। रास्ते में जग्गू को कुकू मिलता है। वो उसके पास रुक जाता है। कुकू, मैं मेरी मम्मा से 10 रुपए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हारे पास भी पैसे हैं तो तुम भी मेरे साथ दुकान पर चल सकते हो। हाँ जग्गू, मेरे पास भी पैसे हैं। मेरी मम्मा ने भी मुझे पॉकेट मनी दी है। कुकू और जग्गू अपने अपने पैसे लेकर दुकान पर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक छोटा तोते का गरीब बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। कुकू और जग्गू उस बच्चे के पास रुक जाते हैं। कुकू छोटे मिट्ठू से पूछता है, छोटे मिट्टू, आप क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मा बहुत बीमार है और हमारे पास दवा लेने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूँ। मेरी मम्मा मर जाएगी। जग्गू दोस्त, हम दोनों अपने पैसे इस छोटे मिट्टू को दे देते हैं। चीज हम और किसी दिन खा लेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा इसे अपने पैसे। और मेरे मम्मा पापा ने मुझे सिखाया है, अगर कोई मुश्किल में हो तो मैं उसके पास ना जाऊं। मुझसे मैं भी मुश्किल में फंस सकता हूँ। और मैं तो कहता हूँ तुम भी इसे अपने पैसे मत दो और चलो हम चीज खाने के लिए चलते हैं। नहीं, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि हमेशा मुसीबत में दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तुम वही करो जो तुम्हारी मम्मा ने तुझे सिखाया है और मैं वो करता हूँ जो मेरे मम्मा पापा ने मुझे सिखाया है। ऐसा कहकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। चले, मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे बताएं, आपका घर कहाँ है? मेरा घर बेरी के पेड़ पर है। तिनकों का घोंसला है हमारा। जाएं, आप अपनी मम्मा के पास जाएं। मैं आपकी मम्मा के लिए दवा लेकर आता हूँ। छोटा मिट्टू अपनी माँ के पास घोंसले में चला जाता है और कुकू बुलबुल के पास दवा लेने चला जाता है। बुलबुल डॉक्टर, आप हरियाली आंटी के लिए दवा दे दे। मैं ऐसे कैसे दवा दे सकती हूँ? मुझे पहले हरियाली को देखना होगा, फिर ही मैं दवा दे सकती हूँ। फिर कुकू बुलबुल डॉक्टर को लेकर छोटे मिट्टू की घर की तरफ उड़ता है। फिर बुलबुल हरियाली को चेक करती है। चिंता की कोई बात नहीं है। बुखार है, मेरे पास बुखार की दवा है, मैं दे देती हूँ। फिर बुलबुल हरियाली के मुंह में बुखार की दवा के 2-3 कतरे डाल देती है। बुलबुल डॉक्टर, चले, मैं आपको छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं कुकू बेटा, मैं चली जाऊंगी। कुकू बेटा, शुक्रिया, तुमने अजनबी होकर मेरी मदद की। मुझे बहुत दुख है मेरे पड़ोसियों पर, जिन्होंने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया। हरियाली आंटी रुके, मैं आपके लिए कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। कुकू को थोड़ी ही दूर पर एक मीठा फल मिल जाता है। कुकू वो फल तोड़ता है और हरियाली के घोंसले में जाकर रख देता है। मेरे छोटे दोस्त, क्या आपने कुछ खाया है? नहीं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ले, आप ये मीठा फल खा ले। छोटा मिट्टू सुबह से भूखा था, वो फल खा लेता है। आंटी, मुझे घर जाना होगा। मेरी मम्मा घर मेरा इंतजार कर रही होंगी।
कुकू भी शाम के वक्त घर पर लौटकर आ जाता है। कुकू बेटा, आप कहाँ थे सुबह से? मम्मा, हरियाली आंटी को बुखार था, मैं उनकी दवा लेकर आया और बुलबुल डॉक्टर को लेकर आया। बाद में छोटा मिट्टू भूखा था, मैं उसके लिए मीठा फल लेकर आया। बहुत अच्छा काम किया मेरे बेटे ने, मैं बहुत खुश हुई हूँ आपके इस काम से। अगले दिन हरियाली का बुखार उतर जाता है। वो एक फलों से भरी हुई टोकरी लेकर अपने बेटे छोटे मिट्टू के साथ कुकू के घर जाती है। चिड़िया रानी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें कुकू जैसा बेटा मिला है। आंटी, दूसरों की मदद करना मेरी मम्मा ने ही मुझे सिखाया है। एक तुम्हारी मम्मा है जो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, दूसरी तरफ वो कौवे जो हमेशा अपने बेटे को अपनी तरह चोरी करना और दूसरों को तंग करना ही सिखाते हैं। हरियाली बहन, जिसने अपने पूरे जीवन में कोई अच्छा काम ना किया हो, वो अपने बेटे को और क्या सिखाएंगे, चोरियां करना ही तो सिखाएंगे। देखा दोस्तों आपने, जो नेकी करता है उसकी सब तारीफ करते हैं। चिड़िया, कबूतर और तोता आने वाले मौसम के बारे में बैठे हुए एक जगह बातें कर रहे थे। तोते भैया, मैंने सुना है साथ वाले जंगल में बुलबुल का लकड़ियों का पक्का घर है। हाँ हाँ, सुना तो मैंने भी है। फिर क्यों ना हम तीनों दोस्त जाकर बुलबुल के पास जाकर सीख कर आए कि लकड़ियों का पक्का घर कैसे बनता है। अगर हमने सीख लिया तो हम भी अपने लिए लकड़ियों का पक्का घर बना सकते हैं। तो फिर चलो हम चलते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता दूसरे जंगल बुलबुल के पास जाते हैं। जब वो तीनों दोस्त बुलबुल के पास जाते हैं तो बुलबुल एक सूखे पेड़ से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। बुलबुल बहन, आप तो काम में मसरूफ है, हम तो आपसे कुछ सीखने आए थे। मैंने अपने घर की छत की मरम्मत करनी है, इसलिए मैं सूखी लकड़ियाँ लेने आई थी। बुलबुल बहन, हम भी आपसे लकड़ियों का पक्का घर बनाने सीखने आए थे, क्या आप हमें भी सिखाओगे कि लकड़ियों से पक्का घर कैसे बनता है? हाँ हाँ जरूर, मैं आप सबको जरूर सिखाऊंगी कि लकड़ियों से पक्का घर कैसे बनता है। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है और पक्षियों की मदद करके। मैं ये लकड़ियाँ उठा लूं, आप सब मेरे साथ आइए। बुलबुल अपनी काटी हुई लकड़ियाँ उठाती है और उन तीनों दोस्तों को लेकर अपने घर जाती है। पहले बड़ी और मजबूत लकड़ियों से हम घर का ढांचा तैयार करते हैं, जैसे मैंने किया है। फिर छत के लिए उसके ऊपर लकड़ियाँ रखते हैं। चलो हम सब साथ मिलकर करते हैं। फिर वो सभी कबूतर के साथ मिलकर उसकी छत पर लकड़ियाँ रखते हैं। अब हम इस छत के ऊपर केले के पत्ते रखेंगे, जिससे बाहर की ठंड बाहर ही रहेगी और अंदर की गर्मी अंदर ही रहेगी। ये केले के पत्ते कहाँ मिलेंगे? चलो मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ। फिर बुलबुल उन सबको अपने साथ लेकर मैदान में जाती है, जहाँ एक केले का पेड़ था। इस पेड़ से मैं अपने घर की छत के लिए केले के पत्ते लेकर जाऊंगी। हमने बाकी का काम सीख लिया। बुलबुल बहन, आप अगर इजाजत दे तो हम भी अपने घरों की छत के लिए इसी पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ लेते हैं। हाँ हाँ जरूर, आप इस पेड़ से पत्ते ले जा सकते हो। फिर वो तीनों दोस्त केले के पत्ते लेकर अपने जंगल आ जाते हैं। कबूतर भैया, एक बार मैं अपने पड़ोसी कालू से भी पूछ लूं, अगर वो भी हमारे साथ घर बनाने में मदद करेगा तो हम उसे भी अपने लकड़ियों के पक्के घर में आने देंगे। फिर चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कौवा तो अपने घोंसले में लेटा हुआ गाने गा रहा था। कालू भैया, अब उठ जाए, सोने के अलावा और कोई भी दूसरा काम कर लिया करो। जो मजा सोने में आता है वो काम करने में कहाँ। मैं, कबूतर और मिट्टू तीनों लकड़ियों का पक्का घर बनाना बुलबुल से सीख कर आए हैं।
चलो हम सब मिलकर अपने लिए एक बड़ा लकड़ियों का पक्का घर बनाते हैं। काम, और वो भी मैं? ना बाबा ना, मुझसे कोई काम वाम नहीं होगा। जाओ और मुझे सोने दो। कौवा फिर से अपने घोंसले में लेट जाता है और सोने लगता है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों से कहती है, कबूतर भैया, मिट्ठू भैया, वो कौवा तो मेरी एक बात नहीं सुनता। जब बर्फबारी शुरू होगी तो उसे तब पता चलेगा। हम तीनों को भी अब बिना देर करे अपना लकड़ियों का पक्का घर बनाना शुरू करना होगा। अब बर्फबारी कभी भी हो सकती है। अब ठंड बढ़ने लगी है, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। चिड़िया रानी, कबूतर, तुम दोनों घर बनाना शुरू करो। मैं हम सब के लिए दाना लेने जाता हूँ। मिट्ठू दाना लेने चला जाता है। कबूतर एक पेड़ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और चिड़िया घर का ढांचा बनाने में लग जाती है। वो सब दिन भर मेहनत करते। मिट्ठू भी ढेर सारा अनाज लेकर घर आ जाता है। चिड़िया और कबूतर ने भी मिलकर बुलबुल की तरह लकड़ियों का मजबूत और पक्का घर बना लिया था। मिट्ठू भैया, कैसा लगा हमारा नया घर? ये घर तो बहुत सुंदर है और मजबूत भी। ये हमें आने वाली ठंड और बर्फबारी से सुरक्षित रखेगा। चलो हम सब मिलकर अपने घर में बैठकर ये भोजन खाते हैं। ऐसे वो तीनों दोस्त अपने नए घर में बैठकर भोजन खाते हैं। फिर शाम को बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। चिड़िया, तोता, कबूतर, वो तीनों तो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपना काम समय पर कर लिया था। हम सब ने मिलकर काम किया, घर भी बना लिया और अनाज भी इकट्ठा कर लिया। और अब हमें ठंड की कोई चिंता नहीं है, चाहे ये बर्फबारी अब कितने दिनों तक चले। उधर कालू कौवा अपने घर में बैठा हुआ रो रहा था। वो ठंड से कांप रहा था। वो कभी घोंसले में छुपने की कोशिश करता तो कभी अपने ऊपर पत्ता रखता। मैंने अपना सारा समय सोने में जाया किया। अगर मैं भी समय पर काम करता तो उन तीनों की तरह मैं भी आज अपने लकड़ियों के पक्के घर में बैठा ठंड के मजे ले रहा होता। ऐसे कौवा पछता रहा था, लेकिन अब पछताए क्या फायदा, अब समय लौटकर नहीं आने वाला था। जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें चल रही थी। आज भी सुबह से बारिश लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया अपने घर में बैठी हुई खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मम्मा चिड़िया के पास तो आग जलाने के लिए एक भी लकड़ी ना थी। मम्मा, बन गई क्या खिचड़ी? नहीं कुकू बेटा, कई दिनों से लगातार बारिश चलने के कारण जो मैंने घर में सूखी लकड़ियाँ जमा की थी वो सारी ही खत्म हो गई है। अब आग जलाने के लिए घर में कोई लकड़ी नहीं बची है। कुकू बेटा, बारिश रुकती है तो मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। थोड़ा इंतजार करने के बाद चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी, क्या तुम्हारे पास सूखी लकड़ी है? मुझे आग जलानी है, अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनानी है। ना भी चिड़िया, मेरे पास तो सूखी छोड़ गीली भी लकड़ियाँ नहीं है। कई दिनों से मैं कालू से कह रही हूँ, लेकिन वो है मेरी कोई बात नहीं सुनता। गोरी, फिर तो मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। चिड़िया तेज बारिश में ही घने जंगल में लकड़ियों की खोज को चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कव्वी भी अपने घर से सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए निकलती है। वो अभी थोड़ा ही उड़ी थी कि उसे एक बूढ़ी कव्वी बैठी हुई दिखाई देती है, जिसके पास ढेर सारी लकड़ियाँ थी। मैं इस बूढ़ी कव्वी से लकड़ियाँ छीन कर ले जाती हूँ। ये कहाँ ऐसी बारिश में मुझे पकड़ सकेगी। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी बूढ़ी कव्वी के पास जाती है। लाओ बूढ़ी माँ जी, ये लकड़ियाँ आप मुझे दे दो। आप क्या करोगी इन लकड़ियों का? नहीं, मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ नहीं दूंगी। मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठा की है ये लकड़ियाँ तो मैं लेकर जाऊंगी। तुम रोक सकती हो तो रोक लो।
फिर गौरी कभी बूढ़ी माँ जी से उसकी लकड़ियाँ छीन लेती है और वहाँ से भाग जाती है। मैंने कभी ना सोचा था कि पक्षी इतने भी बुरे हो सकते हैं। इस कवि की तो जरा भी शर्म ना आई इस बूढ़ी कवि से लकड़ियाँ छीनते हुए। ऐसा कहकर बूढ़ी कवि माँ जी रोने लगती है। चिड़िया जा रही थी कि उसे एक केले के पेड़ के नीचे सूखी लकड़ियों की गठरी दिखाई देती है। चिड़िया वो सूखी लकड़ियों की गठरी उठाती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया जब अपने घर की राह जा रही थी तभी चिड़िया की नजर उसी बूढ़ी कवि माँ जी के ऊपर जाती है जिसकी लकड़ियाँ छीनकर गौरी कवि भाग गई थी। बूढ़ी माँ जी को रोते हुए देखकर चिड़िया उसके पास आती है। माँ जी, आप ऐसी बारिश में यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या बात है? बेटी चिड़िया, एक बुरी कवि मेरी लकड़ियाँ छीनकर भाग गई है। मुझे खाना बनाना है, तुम मुझे थोड़ी लकड़ियाँ दे दो। माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हो, आप ऐसी बारिश में इन लकड़ियों को घर तक कैसे लेकर जाओगी? चलो, मैं आपके साथ आपके घर तक ये लकड़ियाँ रख आती हूँ और खाना भी बना दूंगी। चिड़िया चूल्हे में लकड़ियाँ जलाती है और बूढ़ी कवि के लिए दाल चावल बनाने लगती है। कालू, वो बूढ़ी कवि बस मुझे देखते ही रह गई। मैं उसकी लकड़ियाँ उससे छीनकर भाग आई। बुरी कवि, दोस्त कवि, गंदी कवि ऐसे कह रही होगी वो बूढ़ी और कमजोर कवि। गौरी, जाओ अब तुम जल्दी से कुछ खाने के लिए बना कर लेकर आओ, बहुत भूख लगी है मुझे। कालू, सूखी लकड़ियों से तो बस आग ही जलेगी, खाना नहीं। घर में ना प्याज है, ना आलू है, ना चावल है। चिड़िया बेटी, तुम ये आधे दाल चावल अपने घर ले जाओ, मेरे लिए इतने ही काफी हैं। चिड़िया ने बहुत मना किया लेकिन वो बूढ़ी माँ जी तो मानी ही नहीं। फिर चिड़िया को एक बर्तन में दाल चावल डालकर दे देती है और चिड़िया घर ले आती है। दाल चावल, मम्मा ये दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होंगे। वो माँ बेटी ऐसे बातें कर ही रही थी कि उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास थोड़े से चावल है तो मुझे दे दो। हाँ गौरी, मेरे पास चावल है, मैंने खिचड़ी बनाने के लिए भिगोए थे, लेकिन मैंने और मेरी बेटी ने तो दाल चावल खा लिए। चिड़िया फिर घर से चावल लेकर आती है और गौरी को दे देती है। चिड़िया, तुमने दाल चावल कहाँ से लिए? गौरी, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी कवि मिली थी जिसकी लकड़ियाँ छीनकर एक कवि भाग गई। बेचारी बहुत परेशान थी। मैंने उसे अपनी लकड़ियाँ भी दी और उसे खाना बना कर दिया। उसने मुझे बदले में आधे अपने दाल चावल दे दिए। चिड़िया, वो बूढ़ी कवि मैं ही हूँ। अगर मैं उस बूढ़ी कवि की लकड़ियाँ ना चुराती और उसकी मदद करती तो आज तुम्हारी जगह मैं दाल चावल खा रही होती। ऐसे गौरी कवि पछताती है कि उसने बूढ़ी माँ जी की लकड़ियाँ क्यों चुराई। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।